कल की क्लास को मैं आज एक क्विक रिकैप दे दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कल हमने क्या पढ़ा था वाहिद। और आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको सर देंगे, ठीक है। अगर आपको आईडी से रिलेटेड इशू है तो आप सर से कॉन्टेक्ट करो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुमारोज क्लास। हमने यस्टरडेज क्लास हमने कल पढ़ा देखा था बायोलॉजी की फाउंडेशन क्या होती है, जैसे सेल्स, डीएनए, जीन, जेनेटिक्स क्या होता है और रोल ऑफ डीएनए क्या होता है और प्रोटीन क्या होता है। तो सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोग देखोगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। जैसे हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हर कोई सेल से बना हुआ है। इवन आप छोटे से छोटे बैक्टीरिया को देखोगे वो छोटा बैक्टीरिया भी सेल से बना हुआ है। और एक चीज बैक्टीरिया के बारे में याद रखना, जो बैक्टीरिया होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिर्फ एक ही सेल से बना होता है बैक्टीरिया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल्स देखे थे, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स के फीचर क्या होते हैं? उसमें सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें एब्सेंट होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। ये दो चीजें हैं जो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती हैं हमको बिटवीन सेल वॉल एंड प्लांट, सॉरी, बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या होते हैं सेल के? पहला पढ़ा था हमने, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो एक गेट की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल का मेन गेट होता है या यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, उसमें से कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर से बाहर जा सकता है। सिमिलर तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर डिसाइड करती है कि क्या चीज सेल के अंदर आ सकती है और क्या चीज सेल से बाहर जा सकती है। ये चीज कौन डिसाइड करेगी? ये चीज सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। फिर आता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस को बॉस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो सारा फंक्शनिंग कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्मा होता है। साइटोप्लाज्मा जेली जैसा लिक्विड सब्सटेंस होता है जहाँ पर सारी फंक्शनिंग हो रही होती है सेल के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा था डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो एक इंस्ट्रक्शन बुक की तरह काम करता है। डीएनए डीएनए जो है वो कैरी करता है इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी से रिलेटेड। जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी डीएनए के पास होती है। हमने कल इसको एक एग्जाम्पल से समझा था, वो था कि जो पेरेंट्स, जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं? बिकॉज जो डीएनए से जो ट्रेड्स पास होते हैं उनकी वजह से, क्योंकि जो चाइल्ड होता है वो 50% डीएनए फादर से कैरी करता है और 50% डीएनए मदर से कैरी करता है, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं बिकॉज ऑफ डीएनए। उसके बाद कैसे ट्रेड्स कैरी करता है? फॉर एग्जाम्पल योर आई कलर, योर हेयर कलर, योर हाइट और योर स्किन कलर। Always remember DNA is like a instruction manual of the body. उसके बाद हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। लैडर होती है ना, उसको ट्विस्ट कर दो तो ट्विस्ट लैडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है डबल हेलिक्स। ये स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर की थी, किसने डीएनए की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी? दो साइंटिस्ट ने की थी, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिसाइड की थी कि डीएनए की स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन की थी कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है। उसके बाद जो डीएनए के साइड के रेल्स होते हैं उनको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और फिर जो स्टेप्स होते हैं, बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। ये चार बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर बोलते हैं, ये आपस में पेयरिंग करते हैं। एक रूल होता है, जो एडेनिन है
वो हमेशा थाइमीन के साथ सेट पेयर करेगा और जो साइटोसिन है वो हमेशा गुआनिन के साथ बेस पेयर करेगा। ये हमेशा फिक्स्ड होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स जो है वो डीएनए का स्मॉल सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए अगर पूरी बुक है तो जीन्स का एक चैप्टर है, तो एक छोटा सा फ्रेगमेंट डीएनए का उसको हम जीन बोलते हैं। जीन एक स्पेसिफिक ट्रेट को कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हेयर का टाइप कैसा होगा, अगेन योर हाइट डिटरमाइन करेगा, योर आई कलर डिटरमाइन करेगा जीन, एक स्पेसिफिक चीज। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली स्टोर होती है डीएनए के अंदर। अब इस एक चीज की इंफॉर्मेशन जैसे हेयर टाइप की वो जीन में होगी, यानी कि एक सेगमेंट ऑफ डीएनए में। अगर हमारे जीन में कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा, हमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजीजेज होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। वो क्यों होती है, तो जीन के थ्रू हमें वो डिजीजेज होती हैं, तो जेनेटिक डिजीजेज होती हैं। फिर हमने देखा था प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो होते हैं वो जीन को जो जीन है वो प्रोटीन को, सॉरी, जो जीन होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोटीन बनाने के। जो जीन होते हैं वो प्रोटीन बनाने के इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर जो वो प्रोटीन है वो बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं प्रोटीन, हेयर के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं और हार्मोन की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। प्रोटीन इज लाइक द फाइनल प्रोडक्ट। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था बेसिक जेनेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है पासिंग ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। जो ट्रेट्स आप अपने पेरेंट्स से कैरी करते हो ना उनको हेरिडिटी बोलते हैं। उसके बाद जैसे कि आपकी मदर के कर्ली हेयर है तो आपके भी कर्ली हेयर है, तो ये हेरिडिटी है कि मेरे भी कर्ली है, मेरी मदर के भी कर्ली थे, उनकी मदर के भी कर्ली थे, तो ये हेरिडिटी होता है। उसके बाद जैसे आपकी हाइट टॉल है, आपके फादर की भी टॉल थी, तो आपको अपने फादर से हाइट मिली है, वो हेरिडिटी है, इनहेरिट हुई है वो चीज आपको अपने फादर से। फिर हम देखते हैं क्रोमोजोम। कल हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो है वो पैक्ड होता है। एक ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 आर फ्रॉम मदर एंड 23 आर फ्रॉम फादर। हाफ हाफ हम दोनों से कैरी करते हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हम लोग अपने सिबलिंग से डिफरेंट क्यों हैं। हमारे पेरेंट्स तो सेम है बट फिर भी हमारी पर्सनैलिटीज और हम बहुत बार ऐसा होता है बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं सिबलिंग्स आपस में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस जीन्स की कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, क्योंकि जो यंगर सिबलिंग के अंदर जीन्स के कॉम्बिनेशन है वो एल्डर वाले से डिफरेंट है। जीन्स में डिफरेंटली कंबाइन किया है दोनों के अंदर, इसीलिए दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है और वो बहुत अलग दिखते भी इवन दो उनके पेरेंट्स सेम है। उसके बाद डीएनए का रोल क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में। डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो डीएनए के साथ काम करते हैं। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होती है इसकी, किधर किधर रिसर्च होता है डीएनए के ऊपर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है, डिजीज को टेस्ट करने में होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, वैक्सीन को डेवलप करने में होता है। डीएनए के बिना या डीएनए की नॉलेज नहीं है तो उस तो बायोटेक्नोलॉजी भी इम्पॉसिबल होती। अगर हम लोगों को डीएनए की नॉलेज नहीं होती तो हमारे लिए बायोटेक को स्टडी करना भी इम्पॉसिबल होता। फिर जो साइंटिस्ट होते हैं वो जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, एग्जाम्पल है ये डीएनए से कैसे कैसे रोल है डीएनए का बायोटेक में। फॉर एग्जाम्पल जो साइंटिस्ट हैं वो डीएनए में मॉडिफिकेशन करते हैं या फिर जीन में मॉडिफिकेशन करते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो इम्प्रूव हो सके और बेटर प्रोडक्टिविटी दे सके और एफिशिएंटली फार्मिंग हो सके। ये सब कल हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।
समझ में आया सबको? जिसने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि क्या पढ़ा था कल? एम आई क्लियर? किसी को कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये नाम आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। इसको ऐसे समझो, बायो प्लस इंफॉर्मेटिक्स, यानी कि बायोलॉजी। मतलब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये नाम सुन के कि ये बायोलॉजी है या फिर ये कंप्यूटर है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे जो बायोलॉजी और कंप्यूटर है वो मिलकर डिजीजेस सॉल्व करते हैं, मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं और डीएनए को स्टडी करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बेसिक जो है ना वो बेसिक आइडिया जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर जो साइंटिस्ट है उनके पास मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस है और उनको वो कंपेयर करना हो, तो क्या वो मैन्युअली नोटबुक में कंपेयर करेंगे? अगर साइंटिस्ट अगर साइंटिस्ट के पास मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस हो है और उन्हें वो सीक्वेंसेस को कंपेयर करना है, तो क्या वो चीज वो नोटबुक पे कर पाएंगे? मिलियंस ऑफ चीजों को कंपेयर करना है, क्या वो उन मिलियंस को नोटबुक में मैनुअली कर पाएंगे अपने हाथों से लिख लिख? यस और नो? एग्जैक्टली इतना सारा डेटा मैनुअली हो जाएगी। डोंट वरी, रिलैक्स। अभी आप क्लास पे फोकस करो। एग्जैक्टली तो मिलियंस ऑफ डीएनए की सीक्वेंसेस को मैनुअली कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा ये चीज करने में। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर and technology to store, analyze and understand biological data. सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ मैं इसको। बायोलॉजी का डेटा प्लस कंप्यूटर के टूल मिलके बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनाते हैं। जो भी बायोलॉजिकल डेटा है उसको जब हम कंप्यूटर टूल्स के साथ कंबाइन करते हैं, ये मिलके बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनाता है। बायोलॉजिकल डेटा क्या हो सकता है? मैंने वर्ड यूज किया बायोलॉजिकल डेटा। अब उसमें कौन सा डेटा कवर होता है? फॉर एग्जांपल, आप लोगों का डीएनए का सीक्वेंस क्या है, प्रोटीन का सीक्वेंस क्या है, या फिर आप लोगों के डिजीजेस का क्या डेटा है, या फिर आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो डीएनए में स्टोर्ड है वो भी आपका बायोलॉजिकल डेटा है, या फिर आपकी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं बायोलॉजी के डेटा के।
समझ में आया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? बायोलॉजी डेटा प्लस कंप्यूटर टूल। एम आई क्लियर? ओके, लेट्स डिस्कस दिस विद एन एग्जांपल। सपोज करो कि डॉक्टर को कैंसर पेशेंट का जेनेटिक डेटा एनालाइज करना है। तो हमने कल देखा था कि ह्यूमन डेटा बहुत ही ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है। तो मैन्युअली उस डेटा को एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है ना, वो जल्दी से डिटेक्ट कर सकता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर म्यूटेशन हो रखी है। तो जो ये प्रोसेस है ना, जहाँ पे हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज किया बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए, इसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप लोगों की फोन गैलरी में 50,000 फोटोग्राफ्स हैं और आपको अब एक स्पेसिफिक फोटो ढूंढना है। तो उस एक स्पेसिफिक फोटो ढूंढने के लिए आप 50,000 फोटोज को सर्च करोगे, एनालाइज करोगे। ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, बट सर्च फीचर जो होता है वो क्विकली फोटो को फाइंड कर देता है। सेम तरीके से जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो लार्ज बायोलॉजिकल डेटा को सर्च करता है। एम आई क्लियर फिल है? चलो, नाउ कैन यू टेल मी वेयर लार्ज बायोलॉजिकल डेटा कैन कम फ्रॉम? ये इतना बड़ा जो बायोलॉजिकल डेटा है, ये कहाँ से आ सकता है, कहाँ से आता है? जो अभी मैंने पढ़ा, बायोलॉजिकल डेटा की मेडिकल रिपोर्ट्स क्या होंगी, डीएनए की सीक्वेंस क्या होगी, ये सब जो बायोलॉजिकल डेटा है ये कहाँ से आता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बहुत इजी आंसर है इसका। मेडिकल रिपोर्ट कहाँ से आती है? रिपोर्ट कहाँ से आती है? कहाँ पर जाते हो आप लोग जब बीमार हो जाते हो? डॉक्टर के पास। ओके, वेरी गुड, और बताओ। ब्लड टेस्ट कराने कहाँ जाते हो? किधर ब्लड टेस्ट होता है? एक्सपेरिमेंट किधर होते हैं? लेबोरेटरी, यस, वेरी गुड। तो ये इधर से जो भी रिजल्ट आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, उसी इंफॉर्मेशन को हम बायोलॉजिकल डेटा बोलते हैं। यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो ये बायोलॉजिकल डेटा कहाँ से आता है? या तो बायोलॉजी से रिलेटेड सुन के दिमाग में जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं ना, तो जो हॉस्पिटल में डेटा स्टोर होता है वो सब, रिसर्च लैब में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब, या फिर जो स्पेसिफिकली डीएनए टेस्टिंग लैब है, उधर से आता है ये सब बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये जरूरी क्यों है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? पहले जो साइंटिस्ट होते थे वो लोग मैन्युअली रिसर्च करते थे। तो जो उनका रिसर्च का प्रोसेस था ना, वो बहुत ही स्लो था। बट अब जो ये टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी ने जो ये प्रोसेस है इसको फास्ट कर दिया है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है? अब हमको डिजीजेस जो हम डायग्नोज करते हैं ना, वो जल्दी डायग्नोज हो जाती है। ड्रग डेवलप कर सकते हैं हम इसकी मदद से। डीएनए की सीक्वेंस आसानी से कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हैं। रिसर्च इम्प्रूव हो गई है हमारी। मैंने वर्ड यूज किया पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसका मतलब होता है, जैसे एक पर्सन ए है,
पर्सन ए को कोई डिसऑर्डर है, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, उसके डीएनए को ना स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि इस जीन में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है। अब वो क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन की मदद से ना स्पेसिफिकली उस पर्सन ए के लिए डिजाइन करेंगे मेडिसिन जो उसको सूट करेंगे और जल्दी बेटर रिजल्ट देंगी। तो ये मेडिसिन जो क्रिएट हुई है स्पेसिफिकली पर्सन ए के लिए क्रिएट हुई, तो इनको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जो किसी एक इंडिविजुअल की डीएनए या डिसऑर्डर के सारी चीजों को एनालाइज करके स्पेसिफिकली उसके लिए क्रिएट की गई है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब कोविड-19 आया था, उस टाइम साइंटिस्ट ने वायरस के जीनोम को स्टडी किया था। उसमें उसको स्टडी करने के लिए जो कंप्यूटर के टूल्स थे उनका यूज किया गया था, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर टूल्स को यूज किया था वायरस को स्टडी करने के लिए। उसका उसका फायदा क्या हुआ था, उसका फायदा हुआ था जल्दी जल्दी वैक्सीन जो थी वो डेवलप हुई थी, बहुत सारी, बहुत स्पीड से कोविड वैक्सीन डेवलप की गई थी साइंटिस्ट के द्वारा। तो इस सब प्रोसेस में जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो इन्वॉल्व। समझ में आया सबको? एम आई क्लियर? ओके। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बायोलॉजी। कंप्यूटर्स का क्या रोल है बायोलॉजी में? पहला काम, डेटा को स्टोर करना। बहुत सारा मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस स्टोर करने होते हैं, तो जो कंप्यूटर्स के डेटाबेसेस है ना, उनमें हम स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ड्राइव नाम सबने सुना है, सबके फोन में ये एप्लीकेशन होती है। उधर लार्ज फाइल स्टोर होती है ना, बहुत ज्यादा लार्ज फाइल। तो सेम तरीके से जो डेटाबेस होता है वो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करता है। हम आगे पढ़ेंगे डेटाबेस क्या होता है, आप अभी बस समझ लो इतना कि जो डेटाबेस होता है तो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करता है, जैसे गूगल ड्राइव में हमारी फाइल्स स्टोर होती है। दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है, डेटा को एनालाइज करने में मदद करता है। कंप्यूटर पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, फॉर एग्जाम्पल जीन म्यूटेशन डिटेक्शन। जो कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे या फिर कोई वियर्ड पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो सब डिटेक्ट कर लेगा, उस सब को एनालाइज कर लेगा। जैसे आपके जीन में किसी तरह की म्यूटेशन हो रखी है, कोई जीन आगे पीछे हो रखा है या फिर कोई जीन मिसिंग है या फिर कोई एक्स्ट्रा है, तो वो सब चीजें कंप्यूटर एनालाइज जल्दी से कर लेगा। तीसरा क्या काम करता है, सीक्वेंस को कंपेयर करना। जो हम कंप्यूटर टूल्स की मदद से हम लोग जो हैं वो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर पाते हैं। कैसे सीक्वेंसेस को कंपेयर कर पाते हैं, जो डीएनए है, डीएनए को कंपेयर करने में हमारी बहुत हेल्प होती है, जल्दी कंपेयर होता है। डीएनए का डेटा बहुत सारा होता है और मान लो हमें 4-5 लोगों के डीएनए को कंपेयर करना है, मैनुअली करने बैठे तो बहुत साल लग जाएंगे। तो कंप्यूटर टूल्स की मदद से उसे हम इकट्ठे कंपेयर कर सकते हैं। जो कंप्यूटर है वो एक साथ 4 से 5 लोगों के बहुत सारे डीएनए सीक्वेंसेस को एनालाइज कर लेता है। अगला है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। प्रोटीन का शेप आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है, जो फर्दर मेडिसिन बनाने में यूजफुल होती है। मैंने आपको बताया सीक्वेंस को कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमको कंपेयर करना है एक ह्यूमन के डीएनए का सीक्वेंस एक वायरस के डीएनए से, तो हम ये कंप्यूटर्स की मदद से बहुत जल्दी कर सकते हैं। रिसर्च सिमुलेशन। साइंटिस्ट
एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर पर ही टेस्ट कर सकते हैं। अब जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उन्हें उनकी टेस्टिंग भी करनी होती है। तो वो टेस्टिंग हम साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटर से करते हैं और उनका काम आसान हो जाता है। एम आई क्लियर? कंप्यूटर का क्या रोल है? स्टोर करता है डेटा, डेटा सेट्स को, बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर लेता है। विजुअलाइज करता है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझता है, उसकी इमेजेस देखकर समझता है। अगर टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा तो हम विजुअलाइजेशन टूल्स की हेल्प से उसकी इमेज भी देख सकते हैं, और इमेज देखकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, जो फर्दर मेडिसिन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया कंप्यूटर का रोल क्या होता है? ठीक है। हम ये भी समझ चुके हैं कि बायोलॉजी में डेटा क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंसेस, प्रोटीन के सीक्वेंसेस, जीन्स के एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्स और लार्ज डाटा जिसको एनालाइज करने के लिए हमें कंप्यूटर टूल्स की मदद लगती है। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस के बेसिक, इसको समझते हैं। अब जो है डेटा एनालिसिस वर्ड का मीनिंग क्या है? डेटा एनालिसिस का मीनिंग है एग्जामिन करना डेटा को, उसको एनालाइज करना, उसको समझना, ताकि आप पैटर्न को ढूंढ सको और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाए, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सको। तो पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है उसका, डेटा को एनालाइज करने का। पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। कैसा डेटा? जैसे कि डीएनए का सैंपल हो गया, ब्लड सैंपल हो गया, रिसर्च इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी तरह का फीवर होता है और आपको वो टेस्ट कराना होता है, डायग्नोस करना होता है ना, कौन सा फीवर हुआ आपको, टाइफाइड, डायरिया, वायरल है, डेंगू है, क्या है। तो आपके ब्लड टेस्ट होता है ना, आपके वेन से ब्लड लिया जाता है, तो वो ब्लड कलेक्ट करने को, उसको डेटा कलेक्शन बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है डेटा को एनालाइज करने का। दूसरा स्टेप होता है डेटा को स्टोर करना। वो लोग रिसर्च करते हैं, समझते हैं सारी चीजें, उसको ले जाके वो कंप्यूटर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लेकर जाते हैं, फिर उससे टेस्ट, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर जो डेटा इंफॉर्मेशन रिसीव होती है वो जाकर उस डेटा को कंप्यूटर में रिस्टोर करते, कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। उसके बाद डेटा को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्लीन कर देता है डेटा को, जो भी डेटा है उसमें से जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसे ले लेगा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देगा। उसके बाद होता है एनालिसिस। जो फिर आपके डेटा, जो आपका डेटा कलेक्ट किया गया था, क्लीन हुआ, प्रोसेस किया गया उसको, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, उसमें से उसको, उसके पैटर्न को स्टडी किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है। साइंटिस्ट जो है कंक्लूजन निकालते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम। जैसे कि आपके डीएनए म्यूटेशन को चेक करना, या फिर किसी डिजीज का रिस्क तो नहीं है। समझ में आया? डेटा एनालिसिस सबको समझ में आया स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे होता है?
चलिए, डेटा एनालिसिस समझ में आया आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो आगे बात करते हैं। ये कुछ टूल्स के नाम हैं, जैसे डेटाबेस जो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करता है, सॉफ्टवेयर जो अभी हमने डेटा एनालिसिस पढ़ा, वो डीएनए की सीक्वेंसेस को एनालाइज हम सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था, अगर टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा प्रोटीन का क्या है, हमें इमेज देखकर समझना है, तो विजुअलाइजेशन टूल्स जो है उनकी मदद से हम वो चीज कर सकते हैं। तो ये जो टूल्स हैं इनकी मदद से हम रॉ डेटा को मीनिंगफुल इनसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, किधर किधर ये इस्तेमाल होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ केयर में। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो वाइडली यूज किया जाता है हेल्थ केयर सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिजीज डायग्नोस करनी है, कैंसर के ऊपर रिसर्च करना है, किसी नई ड्रग की डिस्कवरी करनी है, कोई पर्सनलाइज मेडिसिन क्रिएट करनी है, तो ये सब चीजें हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। इनको आगे डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम समझने में एप्लीकेशन किधर किधर ये इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से इससे हमें फायदा क्या होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूव होता है, पेशेंट से ब्लड, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन किसी पेशेंट को सूट नहीं करती, उनको साइड इफेक्ट देती है। तो वैसे पेशेंट्स के लिए हम उनके डेटा को एनालाइज करके, डीएनए की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके पर्सनलाइज मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं, जो पर्टिकुलरली एक पर्सन को सूट करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ना, कि हम एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग मेडिसिन ड्रग डिजाइन कर सकते हैं जो उसको सूट करे। सिमिलर तरीके से एग्रीकल्चर में, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी क्रॉप को बेटर बना सकते हैं, क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन उनको एनरिच कर दे किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी देखने को बहुत मिलती है। तो क्यों ना ऐसे खाना बनाए जो ऑलरेडी काफी न्यूट्रिएंट्स में एनरिच भी हो, और डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई जाए। जैसे बहुत सारी क्रॉप्स पे पेस्टिसाइड पेस्ट अटैक कर देते हैं, उससे हमें पेस्ट स्प्रे करने पड़ते हैं अपने फील्ड में, अपनी क्रॉप्स पे। तो वो जो पेस्टिसाइड हम लोग स्प्रे करते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना, मतलब दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एडवर्सली। अलग अलग तरह की डिजीजेज होती हैं, इवन फार्मर्स को स्किन प्रॉब्लम देखी जाती है पेस्टिसाइड की वजह से। और जो फिर वो पेस्टिसाइड को हम कंज्यूम भी करते हैं उन्हीं क्रॉप के थ्रू, या फिर उन्हीं फ्रूट के थ्रू। तो ये भी बहुत ही नुकसानदायक चीज है। तो इस नुकसान को कम करने के लिए हम क्यों ना ऐसी ही क्रॉप बनाए जो खुद को रेजिस्ट इंसेक्ट से रेजिस्ट कर पाए। जैसे हमने बीटी कॉटन देखा था ना, वो एक ऐसी प्लांट है जो खुद को ही खुद ही बचा लेती है पेस्ट से। उस पर पेस्टिसाइड स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचेगा। फिर हम प्लांट के जीन्स को, उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस क्रॉप में किस किस चीज की कमी है, कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको बेटर बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, फूड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, फूड की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ये फार्मर्स को बहुत ही हेल्प करेगी ये चीज़।
फिर हम रिसर्च फील्ड में एप्लीकेशन क्या क्या है, इसको हम यूज करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी। जैसे कि अगर हमें जीन्स और प्रोटीन्स को स्टडी करना है डिटेल में, या फिर हमें एवोल्यूशन को स्टडी करना है कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर फॉर्म, तो वो सारी प्रोसेस को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से जल्दी एनालाइज करके जल्दी स्टडी कर सकते हैं। जीनोम मैपिंग, जीनोम मैपिंग होता है आपके एक पूरे ह्यूमन के डीएनए सीक्वेंस को स्टडी करना और एनालाइज करना। एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट ने ह्यूमन के कंप्लीट डीएनए को सीक्वेंस किया था और इसको एनालाइज किया था। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी कि पूरे कंप्लीट ह्यूमन डीएनए को एनालाइज किया गया था सीक्वेंस। इससे साइंटिफिक डिस्कवरी जल्दी जल्दी एक्सेलरेट हो जाती है, मतलब हम जल्दी जल्दी साइंटिफिक डिस्कवरी कर पाते हैं, बहुत सालों के लिए वेट नहीं करना पड़ता हमें। फॉरेंसिक्स में हेल्प करती है हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे डीएनए मैचिंग, क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे क्राइम हो जाता है तो पुलिस उस एरिया को सील कर देती है और उधर किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट कि बाय उधर पॉसिबिलिटी है कि हमें जो क्रिमिनल है या भी जो भी अक्यूज है उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। तो उसके जब उसका कोई भी उसके फिंगरप्रिंट्स को स्टडी करके उसके डीएनए को एनालाइज करके हमारे लिए क्रिमिनल को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो ये किसकी मदद से हो रहा है, किसका फायदा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी किस वजह से हो रहा है। ये प्रोसेस जल्दी भी होगा और आसानी से भी होगा। सिमिलर तरीके से डीएनए मैचिंग करना, किसी भी दो इंडिविजुअल्स का डीएनए मैच करना और पता लगाना उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च, फॉरेंसिक, एवोल्यूशन और हेल्थ केयर में। समझ में आए सबको? और हाँ, हेल्थ केयर में हम डीएनए के टेस्ट से शो कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट से कि मेडिसिन उस इंडिविजुअल पे कैसे रिएक्ट करेगी, पहले ही पता कर लेंगे कि ये रिएक्शन ये ह्यूमन बींग्स पे कैसे रिएक्ट करेगी। ये भी एक एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में। और इसकी मदद से जो डॉक्टर अगर मेडिसिन रिएक्ट कर रही है तो दो डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इससे पर्सन की हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो हम ऑलरेडी कंप्यूटर के थ्रू पता लगा दें। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? चलो, ओके। हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या टॉपिक से बताना है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया नविता आपको? आप मुझे टॉपिक का नाम लिख के बताना आपको क्या समझ में आया, मैं उस टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन कर। नविता क्या समझ में आया आपको? चलो अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि कोविड रिसर्च हुई थी,
वायरस के म्यूटेशन को ट्रैक किया गया था और ड्रग और उस वायरस के जेनेटिक्स को और उस वायरस के जीन्स को स्टडी किया गया, जिससे हमें उसकी वैक्सीन को डिजाइन करने में बहुत टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी उसकी वैक्सीन डिजाइन हो गई। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की वजह से हमारा प्रोसेस जो था वो फास्टर हो गया। फिर डीएनए टेस्टिंग, जैसे कि फैमिली के एंसेस्टर्स को टेस्ट करना है। कई बार होता है ना, यू डोंट कि पेरेंट्स डीएनए टेस्ट करके मैच डीएनए टेस्ट करके डीएनए मैचिंग होती है टू आइडेंटिफाई कि पेरेंट्स कौन है कौन नहीं है। इन सर्टेन केसेस क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल की जाती है उसमें। कोई भी क्राइम होता है क्रिमिनल को ढूंढने के लिए, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे करते हैं हम? बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की मदद से। कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है, बॉडी में डीएनए को एनालाइज करेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करके वी कैन आइडेंटिफाई कि किधर म्यूटेशन हो रहा है, किधर कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है बॉडी में। या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कैंसर होने के चांसेस हैं, कितने हैं या नहीं है। तो ये सब हम बायो इंफॉर्मेटिक्स की मदद से पता लगा सकते हैं आसानी से। इस इन सब एग्जाम्पल से हमें बायो इंफॉर्मेटिक्स की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आज के टॉपिक आप सबको समझ में आए? किसी को कोई डाउट है तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी इफ यू वांट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क। Please, if you have doubts, you all are free to clear your doubts. कोई डाउट है या समझ में आ गया सबको? यस और नो तो बता दो मेरे को। चलो, तो टुडे वी लर्न दैट bioinformatics is the bridge between biology and technology. Future medicine, agriculture, and research heavily depend on bioinformatics. Science becomes more powerful when biology meets technology. Okay, now I'm sharing an assignment with you. आप इसका स्क्रीनशॉट लो। राइट द यूजेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के यूजेस एक्सप्लेन करने अपने असाइनमेंट। यूजेस में आप कवर करोगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन। पहले आप अपने असाइनमेंट में एक्सप्लेन करोगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप पहुंचोगे उसके यूजेस पे, तो यूजेस में आप एप्लीकेशन लिखोगे जो हमने पढ़ी कि हेल्थ केयर में क्या होती है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, रिसर्च फील्ड में, फॉरेंसिक में और एवोल्यूशनरी रिसर्च में क्या क्या फायदे, क्या क्या यूजेस होते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लिखोगे जैसे जो हमने स्टडी किए हैं, और आप इसमें डेटा एनालिसिस का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया वो भी एक्सप्लेन करना है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? अभी आप सब अपनी असाइनमेंट्स डेली लिखो और उनको अपने पास रखो, आपको बता दिया जाएगा आपको कब सबमिट करना है assignment। ओके अंशु? सबके पास लास्ट क्लास के असाइनमेंट है? या मैं उसको दोबारा से शेयर करूँ आपके साथ? पिछली क्लास के असाइनमेंट्स हैं आप सबके पास? अगर किसी को आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे। अच्छा, मेरे को ट्रू और फॉल्स बताना, मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछ रही हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंबाइन बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। क्या बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंबाइन करता है बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को? वेरी गुड मुस्कान। नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स कैनॉट स्टोर डेटा। कंप्यूटर्स कैनॉट स्टोर डेटा। क्या कंप्यूटर्स डेटा स्टोर नहीं कर सकते? क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? कंप्यूटर्स कैन नॉट स्टोर डेटा, डीएनए डेटा। वेरी गुड अंशु। वेरी गुड कोमल, सुप्रिया, वेरी गुड मुस्कान। ओके, नेक्स्ट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डिजीजेस। बताओ, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसकी मदद से क्या हम डिजीजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वेरी गुड अंशु, वेरी गुड मुस्कान, कोमल, सुप्रिया। ओके, वेरी गुड एवरीवन। उसके बाद डेटा एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजी। क्या डेटा एनालिसिस बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है? वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ ना एप्लीकेशन जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की उनका नाम लूंगी।
सॉरी मैं कुछ एप्लीकेशन बतानी है आपको, क्या वो चीज बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन है या नहीं है। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग, क्या ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन है? क्या वेदर फोरकास्टिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन है? वेदर फोरकास्टिंग होता है आकाशवाणी करना, लाइक डिटेक्ट करना आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगी। ये सब थोड़ी करता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये तो वेदर फोरकास्टिंग की टीम करती है, साइंटिस्ट थोड़ी बताते हैं ये सब। ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यहाँ उसमें कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, पर बायोलॉजिकल डेटा कहाँ है इसमें, कहाँ पे डीएनए आ गया, वेदर का डीएनए कहाँ से लेके आओगे, अब हम बादलों का डीएनए क्रॉस करेंगे अभी? है? होता है क्लाउड के पास डीएनए होता है? नहीं होता है ना। फिर ध्यान से सुनो, वेदर फोरकास्टिंग होता है बताना कि आज मौसम कैसा रहेगा, तो ये हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से नहीं करते। इसके लिए एक अलग ब्रांच है जिसको बायो वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्रग डिस्कवरी बताओ मेरे को, क्या ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन है? ड्रग डिस्कवरी अभी तो पढ़ाई हेल्थ केयर में मैंने आपको ये एप्लीकेशन, डिजीज तो ड्रग्स बनाते थे, कोविड वैक्सीन बनाई तो थी, ये तो बायोलॉजी से रिलेटेड है ना। तो पहले नाम सुन के कॉन्सेप्ट को देखो, क्या ये बायोलॉजी से रिलेटेड है या नहीं है। नहीं है तो वो ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया, अगर है तो सोचो उसमें क्या हम कंप्यूटर टूल यूज करते हैं? हाँ करते हैं, ताकि डीएनए एनालाइज यूज सके जल्दी से। ठीक है। समझ में आया? अच्छा, डीएनए एनालिसिस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट। हाँ है, वेरी। अब समझ में आया थोड़ा बहुत जो डाउट था, जैसे देखो अब आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया, तो मुझे पता चला ना आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, क्या समझ में आई। तो आप ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे तो आपके डाउट और क्लियर होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। तो प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर किया करो। ठीक है। चलो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग।